हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिकम टॉपर पर। और हम लोग पढ़ रहे थे अपनी फिजिक्स की क्लास में यूनिट 13 नाभिक। और कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था नाभिकीय विखंडन के बारे में। और नाभिकीय विखंडन के जो एग्जाम्पल हैं यानी परमाणु बम और नाभिकीय रिएक्टर के बारे में डिटेल से हमने डिस्कस किया था, किस प्रकार से परमाणु बम कार्य करता है और नाभिकीय रिएक्टर कार्य करता है। तो उसी की आगे की जो क्लास है यानी आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नाभिकीय संलयन के बारे में, न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में, और साथ ही साथ हाइड्रोजन बम का क्या कॉन्सेप्ट है उसके बारे में भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और जो हमने आपको बताया था, जो हमारी यूनिट 12 है उसकी पीडीएफ यानी जो परमाणु वाली हमारी यूनिट है उसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो गई है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, क्योंकि आगे भी उसका काम पड़ने वाला है। क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर ही हम जो हमारी सीट हैं, जो प्रैक्टिस सीट हैं, वो वहीं पर अपलोड की जाएंगी। तो इसीलिए आप उसको ज़रूर ज्वाइन करें और वहाँ से उस पीडीएफ से आप उस वाली यूनिट को पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और सबसे पहले देखते हैं नाभिकीय संलयन क्या होता है और पढ़ते हैं इसके बारे में। तो नाभिकीय संलयन क्या है, तो हमने कल पढ़ा था नाभिकीय विखंडन के बारे में। तो ये जस्ट उसका अपोजिट होता है, जस्ट उसका विपरीत होता है। यानी संलयन नाम से ही यहाँ पर जुड़ना दर्शाया जा रहा है। जैसे वहाँ पर विखंडन का मतलब होता था अलग अलग होना, इसी प्रकार से संलयन का मतलब होता है आपस में जुड़ना। तो वहाँ पर हमने पढ़ा था एक भारी नाभिक दो अलग अलग हल्के नाभिकों में टूट जाता है, उस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, दो या दो से अधिक हल्के नाभिक, दो या दो से अधिक हल्के नाभिक जुड़कर क्या बनाते हैं, एक भारी नाभिक बनाते हैं। तो इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक अति उच्च चाल से गति करते हुए परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। ये हो गई डिफिनीशन हमारी नाभिकीय संलयन की। और इससे जो प्राप्त नाभिक होता है, यानी जो हमारा एट लास्ट जो हमको नाभिक प्राप्त होता है, भारी नाभिक, उसका द्रव्यमान होता है तो वो संलयन करने वाले मूल नाभिक के द्रव्यमान से कम होता है। और आइंस्टीन के जो समीकरण से क्या होता है कि वही जो द्रव्यमान होता है वो ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, यानी इससे हमको ज़्यादा ऊर्जा देखने को मिलती है। तो रिएक्शन के माध्यम से यहाँ पर भी हम समझते हैं कि इस प्रकार से संलयन की प्रक्रिया होती है। तो इसमें क्या होता है, दो ड्यूट्रॉन को संलयित करके एक ट्राइटॉन बनाया जाता है। तो हमने समस्थानिक में पढ़ा था हाइड्रोजन के कुछ समस्थानिक होते हैं, ड्यूट्रॉन ट्राइट्रॉन यानी टाइटेनियम का नाभिक, और हाइड्रोजन के जो नाभिक होते हैं। तो इसमें होगा 1s2 + 1h2। दो ड्यूट्रॉन यहाँ पर जुड़कर क्या बनाए, उन्होंने बनाया एक टाइट्रॉन 1h3 + 1h1। 1h1 का मतलब होता है एक प्रोटॉन +4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ से ऊर्जा हमको प्राप्त हुई। फिर क्या होता है, ये जो टाइट्रॉन होता है 1h3, ये एक 1s2 यानी एक ड्यूट्रॉन से संलयित होकर क्या बनाता है 2He4 प्लस एक न्यूट्रॉन भी यहाँ पर मिलता है, और एक बार फिर हमको ऊर्जा मिलती है 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये क्रिया होती है नाभिकीय संलयन में क्रिया होती है। और इन दोनों अभिक्रियाओं में क्या होता है, तीन ड्यूट्रॉन संलयित होकर एक हीलियम नाभिक बनाते हैं। ये जो नाभिक है ये है हीलियम नाभिक बनाते हैं, और एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन हमको प्राप्त होता है। साथ ही साथ 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा भी हमको इस संलयन की प्रक्रिया में प्राप्त होती है, जो गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। तो ये एक रिएक्शन थी नाभिकीय संलयन की। और नाभिकीय संलयन से जो प्राप्त ऊर्जा होती है वो नाभिकीय विखंडन से प्राप्त ऊर्जा से बहुत ज़्यादा अधिक होती है। यानी हम कह सकते हैं जो भारी हाइड्रोजन के नाभिक के संलयन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो यूरेनियम 235 के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा से अधिक होती है। यानी संलयन की प्रक्रिया में जो ऊर्जा होती है वो मैक्सिमम होती है, और विखंडन की प्रक्रिया से यहाँ पर वो अधिक होती है। और जो सूर्य होता है उसमें भी हीलियम और हाइड्रोजन ही पाया जाता है, और उन्हीं के संलयन से ही वो इस समय बराबर हमको ऊर्जा देता है, और बराबर उसी प्रकार से ऊर्जा उसमें बनी रहती है। तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत भी हीलियम और हाइड्रोजन के ही नाभिक होते हैं। और अब हम आगे देख लेते हैं कि नाभिकीय संलयन में कठिनाइयाँ क्या होती हैं, यानी नाभिकीय संलयन इतना कठिन क्यों है। तो कठिनाइयाँ नाभिकीय संलयन में
क्या होने वाली है। तो नाभिकीय संलयन क्या होती है, एक कठिन प्रक्रिया है। ऐसा इसलिए होता है कि जब दो नाभिक जुड़ने के लिए एक दूसरे के निकट आते हैं तो उनके बीच क्या होता है, वैद्युत प्रतिकर्षण बल वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसके विरुद्ध कार्य करने के लिए उन्हें बहुत अधिक संलयन करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, यानी उन्हें रिक्वायर्ड होती है बहुत ही ज़्यादा एनर्जी अगर उनको आपस में संलयित होना है। और ये ऊर्जा होती है लगभग 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी ऊर्जा चाहिए अगर उन जो नाभिक हैं उनको आपस में संलयित होना है, संलयन होना है। तो इसलिए बहुत ही भारी मात्रा में ऊर्जा चाहिए और इसके लिए अति उच्च ताप और अति उच्च दाब भी आवश्यक होते हैं, यानी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर चाहिए होते हैं अगर उसको संलयन करना है दो नाभिकों को आपस में। इसीलिए इसमें कठिनाई है क्योंकि इतना हाई टेम्परेचर यानी जो कि होता है लगभग 10⁸ केल्विन, इतना हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की जो दशाएं हैं वो इस अर्थ पर उपलब्ध नहीं है, यानी पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से ऐसी दशाएं उपलब्ध नहीं है कि हम इतना ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो जनरेट कर सकें या इतना ज़्यादा प्रेशर जनरेट कर सकें। इसीलिए संलयन की प्रक्रिया बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाती है, कठिन हो जाती है। और ऐसा दो ही केसेस में संभव हो पाता है, इतना हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर। एक तो ये होता है सूर्य के केस में, यानी सूर्य के पास ही इतना ज़्यादा टेम्परेचर और इतना ज़्यादा प्रेशर होता है। और उसके बाद दूसरी प्रक्रिया आती है परमाणु बम। कल हमने पढ़ा था परमाणु बम का कॉन्सेप्ट, तो वहाँ पर हमने बताया था कि जब परमाणु बम का विस्फोट किया जाता है तो उसके आसपास इन्वायरमेंट में बहुत ही ज़्यादा यानी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है और बहुत ही ज़्यादा विध्वंसककारी वहाँ पर जो किरणें हैं वो निकलती हैं। साथ ही साथ हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर रहता है। तो ये दो ही स्थितियों में पॉसिबल है। तो सूर्य के पास तो हम जा नहीं सकते हैं कि हमको संलयन कराने के लिए हम सूर्य के पास जाएं, तो वहाँ पर भी ये प्रक्रिया भी संभव नहीं है। तो दूसरी ही प्रक्रिया यहाँ पर यूज़ की जाती है जो कि है परमाणु बम, यानी पहले परमाणु बम को चालू करना पड़ेगा, देन फिर संलयन की प्रक्रिया होगी अगर हम उतना ताप उसको हम दे पाते हैं इस प्रक्रिया को चालू करने के लिए। तो ये इसमें एक कठिनाई होती है, हम इसको ये कठिनाई मान सकते हैं कि नाभिकीय संलयन परमाणु बम का विस्फोट करके ही हो सकता है। यानी जब हम परमाणु बम का विस्फोट करेंगे तो इतना हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर क्रिएट होगा वहाँ पर और फिर संलयन की जो प्रक्रिया है वो पूरी होगी। तो अब संलयन पर जो आधारित है, यानी इस पर एक एग्जाम्पल है हाइड्रोजन बम जो कि संलयन की प्रक्रिया पर आधारित है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। और दूसरा इसमें सूर्य, यानी सूर्य भी नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर आधारित है। तो इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमको रखनी है कि इसमें हाइड्रोजन और हीलियम के नाभिक ही पाए जाते हैं सूर्य में, जिससे ये बराबर ऊर्जावान बना रहता है और ये कभी समाप्त नहीं होती ये प्रक्रिया, इसीलिए सूर्य बराबर ऊर्जा देता रहता है। और हम बचपन में सोचते थे कि सूर्य पश्चिम में डूब जाता है, पूर्व से उगता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सूर्य कभी भी डूबता नहीं है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ अर्थ की रोटेशन के कारण होता है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो इसीलिए दिन और रात होते हैं। और सूर्य कभी भी डूबता नहीं है, वो बराबर प्रकाशवान बना रहता है, बराबर ही ऊर्जा देता रहता है पृथ्वी को। तो चलिए अब देखते हैं हाइड्रोजन बम के बारे में, हाइड्रोजन बम कैसे वर्क करता है और किस प्रकार से इसमें यूज किया जाता है, किस प्रक्रिया का यूज किया जाता है। तो हाइड्रोजन बम क्या है, ये इसको हम संलयन बम भी कह सकते हैं। जैसे परमाणु बम को हम विखंडन बम कहते हैं, उसी प्रकार से हम इसको संलयन बम भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें संलयन की प्रक्रिया होती है और ये भारी हाइड्रोजन नाभिकों के संलयन पर आधारित होता है, इसीलिए इसका नाम हाइड्रोजन बम रखा गया है। यानी इसमें हाइड्रोजन के नाभिक संलयित होकर एक बहुत ही बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। और जैसा कि हमने पीछे आपको बताया कि संलयन की प्रक्रिया के लिए हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर चाहिए होता है, यानी उच्च दाब और उच्च ताप हमको चाहिए होता है। इसीलिए संलयन बम के साथ, यानी अगर हमको हाइड्रोजन बम को जनरेट करना है तो उसके पहले इग्निटर के रूप में, यानी प्रज्वलक के रूप में हमको क्या यूज करना होगा, हमको एटम बम का यूज करना होगा, यानी परमाणु बम का यूज करना होगा अगर हाइड्रोजन बम को चालू करना है। तो सबसे पहले हम एटम बम को विस्फोट करते हैं, यानी परमाणु बम का विस्फोट करते हैं, तो फिर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर वहाँ पर क्रिएट होता है और देन फिर हाइड्रोजन बम वहाँ पर जनरेट हो जाता है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। और अब हम देख लेते हैं हाइड्रोजन बम में किस प्रकार से उसकी संरचना होती है। तो इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन बम की केंद्रीय क्रोड जो होती है यूरेनियम के विखंडन बम के रूप में होती है और चारों ओर से
संलयक जो पदार्थ है उससे घिरी हुई होती है और इसे चारों ओर से हम यूरेनियम से घेर देते हैं, यानी हम उसमें यूरेनियम का यूज करते हैं भीतर, और आसपास हम संलयक पदार्थ हैं जो जुड़ने वाले पदार्थ हैं उनका हम एक घेरा वहाँ पर यानी बना देते हैं। अब क्या होता है, जब केंद्रीय विखंडन बम में विस्फोट होता है, यानी जब हम इसको जनरेट करते हैं तो वहाँ पर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर उत्पन्न होता है और जो हाइड्रोजन नाभिक हैं उनका संलयन प्रारंभ हो जाता है। जब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर मिला यहाँ पर तो जो हाइड्रोजन के नाभिक हैं वो संलयित होना स्टार्ट कर देते हैं, यानी इनका संलयन स्टार्ट हो जाता है। और फिर जब इनका संलयन आपस में स्टार्ट हो जाता है तो संलयन में उत्पन्न तीव्र न्यूट्रॉन बाहरी यूरेनियम की परत में विखंडन उत्पन्न करने लगते हैं और यह संलयन श्रृंखला अभिक्रिया विकसित हो जाती है और ये भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करती है। एक लार्ज अमाउंट में यहाँ पर ऊर्जा उत्पन्न होती है, भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। और अब थोड़ा सा अंतर इसमें ये है कि जो हमारा विखंडन बम है यानी जो परमाणु बम है उसमें क्या होता था, परमाणु बम होता था कि हमने अगर इतना पदार्थ लिया है तो ये फिर विखंडित हो जाएगा छोटे छोटे युग्मों में और फिर इनमें विखंडन होगा, तो फिर एक ऐसा समय आएगा जब ये पदार्थ समाप्त हो जाएगा, पूरी तरीके से इसका विखंडन हो जाएगा। तो यानी इसको हम एक सीमा से आगे बढ़ा नहीं सकते, जितना हमने बम का साइज लिया है उससे हम बढ़ा नहीं सकते। जब पूरे का विखंडन हो जाएगा तो पूरी तरीके से पदार्थ फिर समाप्त हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया होती थी नाभिकीय विखंडन में। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि इसमें साइज का कोई प्रतिबंध लागू नहीं होता है, तो इसीलिए ये और विध्वंसककारी बन जाती है, क्योंकि इसमें साइज का कोई भी प्रतिबंध लागू नहीं होता है। संलयित होने वाले पदार्थ किसी भी मात्रा में आप ले सकते हैं। अगर आप ऐसे पदार्थ इस प्रकार से लेते हैं तो फिर ये जुड़कर एक भारी नाभिक बन जाता है और इस प्रकार से इनमें विखंडन तो हो नहीं रहा, ये आपस में जुड़ते जाते हैं तो एक ये बड़े बनते जाते हैं। और संलयन एक बार प्रारंभ होने के बाद ये किसी भी द्रव्यमान में फैल सकता है, इसकी कोई भी सीमा नहीं है कि ये पदार्थ जब खत्म हो जाए, क्योंकि यहाँ पर समाप्त होना ही नहीं है। जब आपस में जुड़ते ही रहते हैं नाभिक तो यहाँ पर इस प्रक्रिया के कंप्लीट होने की कोई भी सीमा नहीं है, ये किसी भी द्रव्यमान तक फैल सकता है। और इसीलिए ये जो हाइड्रोजन बम होता है ये परमाणु बम से ज़्यादा विध्वंसककारी साबित हो जाता है, क्योंकि इसमें जो प्रक्रिया होती है अनियंत्रित, हमने कल आपको 2 अभिक्रियाओं के बारे में बताया था, तो इसमें अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और इस प्रक्रिया को अभी तक नियंत्रित नहीं बनाया जा सका है। जैसे जो हमारी नाभिकीय विखंडन वाली प्रक्रिया थी, जो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया थी, तो हमने नाभिकीय रिएक्टर में यूज किया था, तो उसको हमने नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया बना लिया था, यानी हम उसको कंट्रोल कर लिया था मंदक का प्रयोग करके, नियंत्रक क्षणों का प्रयोग करके। लेकिन इस प्रक्रिया को अभी तक नियंत्रित प्रक्रिया नहीं बनाया जा सकता। यह एक अनियंत्रित श्रृंखला प्रक्रिया है जो कि बराबर चलती ही रहती है, इसीलिए ये और भी ज़्यादा विध्वंसक हो जाती है। और ऐसा इसलिए होता है कि हाई टेम्परेचर पर ये नाभिकीय संलयन होता है और हाई टेम्परेचर पर जो इलेक्ट्रॉन है अपने अपने परमाणुओं में अलग हो जाते हैं, तो फिर उनसे क्या होता है कि नाभिक और मुक्त इलेक्ट्रॉनों का एक मिश्रण उसमें रह जाता है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। तो जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, तो प्लाज्मा रह जाता है। तो ये एक ऐसी सिचुएशन होती है, तो हम अगर ये कह दें कि आपको एक बर्तन लेना है, उसमें आपको जल इस प्रकार से भरना है कि वो इन दीवारों को टच ना करे, तो ये तो असंभव सा लगता है कि हम किसी बर्तन में जल को भरें और दीवारों को टच ना करें। तो ऐसा ही अगर हम प्रोसेस बना पाएँ तभी हम इसको एक नियंत्रित प्रक्रिया बना सकते हैं, क्योंकि जो प्लाज्मा होता है यानी जो नाभिक और मुक्त इलेक्ट्रॉनों का मिश्रण होता है, प्लाज्मा होता है, तो हमको गर्म प्लाज्मा को किसी बर्तन में इस प्रकार रखना है कि वो दीवारों को ना छुए। इसमें हमको गर्म प्लाज्मा इस प्रकार भरना है कि ये दीवारों को टच ना करे। तो ऐसा हम कैसे भर पाएंगे? तो वैज्ञानिक क्या है, अलग अलग वैज्ञानिक इसकी विधियां खोज रहे हैं कि हम इसको नियंत्रित बना पाए, जिससे हमको नाभिकीय रिएक्टर की तरह इसमें भी ऊर्जा मिल सके। तो इसके लिए ऐसी तकनीक निकाली गई है, लेकिन वो अभी तक सक्सेस नहीं हो पाई है कि हम एक दोनों तरफ दीवार में एक हाई यानी उच्च चुंबकीय क्षेत्र के हम यहाँ पर मैग्नेट का यूज करें, जिससे जो प्लाज्मा है ये बीच में ही बना रहे, बिना दीवारों को टच करे। तो ये एक नियंत्रित अभिक्रिया बन सकती है और इन समस्याओं का समाधान मिलने पर ही संलयन नियंत्रण हो सकेगा और तभी एक संलयन रिएक्टर बन पाएगा। जैसा कि हमने नाभिकीय विखंडन पर आधारित नाभिकीय रिएक्टर बनाया था, उसी प्रकार से संलयन रिएक्टर
भी अगर हम बना पाते हैं तो हमको हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होगा और हमको इससे ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी। नाभिकीय रिएक्टर की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा हमको मिलने वाली है, लेकिन इसको बनाना काफ़ी कठिन होता है क्योंकि हमने आपको प्रोसेस बताया, तो इसलिए ये काफ़ी कठिन है संलयन रिएक्टर, तभी इसीलिए इसका निर्माण अभी तक किया नहीं जा सका है। और जो संलयन रिएक्टर होगा ये विखंडन रिएक्टर की अपेक्षा इसमें अनेक सुविधाएं होंगी और बहुत ही ज़्यादा जो ऊर्जा है वो हमको यहाँ पर मिल पाएगी। क्योंकि क्या होता है, नाभिकीय जो रिएक्टर है उसमें हम यूज करते हैं यूरेनियम 235 का या प्लूटोनियम 239 का। तो ये पदार्थ हैं, तो कभी ना कभी भविष्य में ये पदार्थ भी समाप्त होंगे, क्योंकि ये हम इन पदार्थों को प्राप्त करते हैं फिर इनका दोहन करते हैं, तभी हम नाभिकीय रिएक्टर में इनका यूज कर पाते हैं। तो भविष्य में कभी ना कभी ये पदार्थ भी समाप्त होंगे, तो फिर क्या होगा कि हम जो नाभिकीय रिएक्टर से ऊर्जा प्राप्त करते हैं वो हमको नहीं मिल पाएगी। और जबकि इसके उलट संलयन रिएक्टर में क्या होता है, संलयन रिएक्टर में हम यूज करते हैं जो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है उसमें हम किसका यूज करते हैं, उसमें हम यूज करते हैं ड्यूट्रियम का, यानी 1H2 जो हमने बनाया था हीलियम नाभिक जिससे हमने निर्माण किया था ड्यूट्रियम का। तो वो जो ड्यूट्रियम है वो हमको मिलता है समुद्र के जल में। समुद्र के जल से हमको क्या मिलता है, ड्यूट्रियम मिलता है, जिससे कि संलयन की प्रक्रिया की जाती है। जो हमने आपको रिएक्शन दिखाई थी तो उसमें ही ये ड्यूट्रियम जो पाया जाता है ये समुद्र के जल से प्राप्त किया जाता है। और देखिए जब तक अर्थ है, अर्थ के साथ ही साथ ज़्यादातर भाग हमारी अर्थ में जल का ही है, ज़्यादातर समुद्र हैं, महासागर हैं, तो इसलिए समुद्र के जल की हमारे पास कोई कमी नहीं है। जबकि जो यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, इनके हमारे पास सीमित भंडार है, कभी ना कभी तो ये ज़रूर समाप्त होंगे, लेकिन समुद्र का जल कभी भी समाप्त नहीं हो सकता इस अर्थ से। इसलिए समुद्र के जल से हमको ड्यूट्रियम मिला, उससे हम नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया कर सकते हैं और इस प्रक्रिया को नियंत्रित बनाकर हम संलयन रिएक्टर से अधिक ऊर्जा और 1000 वर्षों तक, 10,000 करोड़ वर्षों तक हम इससे ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं समुद्र के जल से ड्यूट्रियम का उपयोग करके और फिर एक संलयन रिएक्टर बनाकर इसमें यूज करके। इसीलिए ये काफ़ी यूजफुल है। तो वैज्ञानिक लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हम ऐसी प्रक्रिया तैयार कर पाएँ जिससे हम संलयन वाली जो रिएक्शन है, अनियंत्रित श्रृंखला क्रिया है, इसको हम नियंत्रित बना सकें। तो ये ऑल ओवर टॉपिक था हाइड्रोजन बम का। हमने देखा कल की क्लास में हम लोगों ने परमाणु बम के बारे में पढ़ा था, आज हमने पढ़ा हाइड्रोजन बम के बारे में, ये किस प्रकार से कार्य करता है। तो ये जो हमारी यूनिट है, यूनिट 13 4 पार्ट में हमने इसको कंप्लीट किया अच्छी तरीके से। जितने भी इससे रिलेटेड टॉपिक थे सभी को हमने अच्छी तरीके से पढ़ा और यूनिट 12 की PDF ऑलरेडी अवेलेबल हो चुकी है। और अब हमारी बचती है लास्ट यूनिट 14। तो इसकी भी PDF हम जल्द ही अपने जो टेलीग्राम चैनल है उस पर अपलोड करेंगे, जहां से आप इसको पढ़ सकते हैं। और इस यूनिट को तो हमने पूरी तरीके से कंप्लीट करा ही दिया है। जो हमारी यूनिट 13 है, नाभिक से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे सभी हमने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़े। और यूनिट 14 बचती है लास्ट यूनिट, जिसको हम पढ़ेंगे क्योंकि थियोरेटिकल पोर्शन है, इसमें भी सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो सभी हमारे टॉपिक्स हैं और वो इस यूनिट में हमको देखने को मिलेंगे। तो उसको हम वहाँ से पढ़ेंगे और देन फिर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम जो हमारी एग्ज़ाम को लेकर स्ट्रेटजी होगी, किस प्रकार से हम आगे पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस भी करनी है। कोर्स हमारा कंप्लीट हो चुका है, लगभग कोर्स हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। और 24 अप्रैल से हमारे एग्ज़ाम्स हैं, यानी लगभग हम ये कह सकते हैं लगभग 50 दिन का समय हमारे पास अभी भी बचा हुआ है एग्ज़ाम्स तक। तो हम इनका यूज करेंगे और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। इन जो हमने सभी यूनिट्स पढ़ी हैं, यूनिट 1 to 14 काफ़ी लॉन्ग कोर्स हो जाता है। तो फिर उसको अब हम शार्ट में काफ़ी रिवीजन में लाएंगे, क्योंकि हमने ज़्यादातर जो डिस्कस किए हैं, टॉपिक डिस्कस किए हैं, वो लॉन्ग टॉपिक हुए या अतिलघुत्तरी से रिलेटेड। और जो हमारा बहुविकल्पी वाला पोर्शन है, जो अतिलघुत्तरी छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, तो उनके बारे में हम बीच में छोड़ते रहे हैं। तो उनको हम एक साथ यानी एक साथ हम पढ़ने वाले हैं। रिवीजन में उन सभी को हम एक साथ लेंगे, सभी क्वेश्चंस देखेंगे और सिर्फ हम अब रिवीजन करेंगे। और यूनिट वाइज पहले हम रिवीजन करेंगे, फिर हम अनसाल्ड को भी सॉल्व करेंगे। तो ये सभी प्रोसेस होने वाला है। एक अलग वीडियो में हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारी स्ट्रेटजी इसको लेकर क्या रहने वाली है। जो सीट है, जो नोट्स हैं, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होंगे। ये भी हम आपको उसमें बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम इससे रिलेटेड जो स्ट्रेटजी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे।
तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए और अपनी पढ़ाई को लगातार निरंतर जारी रखें, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम नज़दीक ही हैं। तो आप इसीलिए पढ़ते रहें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। और तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।